जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। सदा सुखी वसियो पराणी, सतदा नाम जुगावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। राजे नू कद मंगण ला दे, कद तू किसनू राज थमा दे। तू ही जाने माया तेरी, कद तू आम तो खास बना दे। कद तू आम तो खास बना दे। डुबदी बेड़ी भी पार लगावे, जे तू सतगुरु चावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी, की हाल चाल है? आउणा अपने पागा दा, वधिया हो सारे? अपने पागा दा, नियत क्यों माड़ी करनी जद खाना अपने पागा दा। तेरी लीला न्यारी है, तू सामी दुनिया सारी है। तेरे करके चली जांदी सानी दुनियादारी है। तू वंदन तू सुखदाता, तू ही पिता है तू ही माता। माता। जो भी मिलिया सब सिर मत्थे, कित्थों दाता कित्थे ल्यादा। रोज जी तेरा ध्यान जपे जो, दिल तो तेरा नाम जपे जो। जपे जो बाणी हर पल तेरी, सुबह शाम जपे जो। किसी वेरी गुड चीज आफ्टरनून की जी, भी गुड आफ्टरनून, की हाल चाल? चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। गुड इवनिंग प्राची, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप मेरी क्लास देखेंगे। गुड आफ्टरनून प्राची, गुड आफ्टरनून सुशील, गुड आफ्टरनून जागृति, गुड आफ्टरनून आयुष, गुड आफ्टरनून सूरज, गुड आफ्टरनून राहुल, गुड आफ्टरनून स्टडी विद शाहिद, गुड आफ्टरनून ट्विंकल, गुड आफ्टरनून श्रेया जी। चलो आ जाओ एक बार सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। अब हम यहाँ पे अपना जीएसटी की रिवीजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। और जीएसटी के अंदर हमने कल जो किया था वो चैप्टर हमने सप्लाई वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था जी, ठीक है ना। कल वाली क्लास में हमने अपना सप्लाई वाला चैप्टर हमने अपना यहाँ पे कंप्लीट किया था। और हम यहाँ पे आज जो नया चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं ई वे बिल का चैप्टर, ठीक है ना। आज वाली क्लास में हम ई वे बिल वाला चैप्टर हम रिवाइज करेंगे
और संडे को जो हमारी मैराथन है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, संडे को जो हमारी मैराथन है तो उसके अंदर जो हम चैप्टर करेंगे, एक तो आईटीसी वाला चैप्टर हम करेंगे, एक वैल्यूएशन वाला चैप्टर हम करेंगे, एक पेमेंट वाला चैप्टर हम करेंगे और एक कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। ये 4 चैप्टर तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा एक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर है, वो भी हम रिवाइज करेंगे। और अगर टाइम बचा तो आरसीएम और एग्जामिशन वाला चैप्टर भी हम रिवाइज करेंगे अगर टाइम बचा, नहीं तो फिर इन्हीं सेशन के अंदर उस चैप्टर को मैं रिवाइज करवा दूंगा। बस ये पर ध्यान दो जी। नहीं जी, सुदर्शन बैच की जो चैप्टर मेरे को करवाने थे वो हो चुके हैं, बस एक आईटीसी वाला चैप्टर मेरा बैलेंस बचा है। जब मैं आईटीसी वाला चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो सुदर्शन बैच जो होगा उसको मैं लाइव करूंगा जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब आज वाली क्लास में जो हम चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं, वो चैप्टर हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं ई वे बिल वाला चैप्टर। ठीक है जी। अब अगर मैं ई वे बिल के चैप्टर की बात करूंगा ना, अब ये चैप्टर ऐसा है कि जो नॉर्मली आपके एग्जाम में देखने को मिलता भी है और आपके एग्जाम में देखने को नहीं भी मिलता है। मतलब आप ये मान के चलो कि ऐसा नहीं है कि हर बार इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुको जी। चलो जी, हाँ जी सर,
कौन से लेक्चर सुदर्शन में देखने हैं और कौन से लेक्चर रिवीजन में कराएंगे? रिवीजन में सारा होगा जी। जो बच्चा ये एक तो पता नहीं डीटी के नाम से कौन सा बच्चा है नालायक, ठीक है, रिवीजन में सारा होगा। सुदर्शन के अंदर रेगुलर बैच चल रहा है, वो रिवीजन लेक्चर नहीं चल रहे, तो जिनको उन चैप्टर में दिक्कत है वो सुदर्शन में देखने हैं, और वो सुदर्शन बैच जो है वो प्राइवेट हो जाता है, ठीक है ना, वो पब्लिक नहीं रहता। वो जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है उसके बाद वो क्लास प्राइवेट हो जाती है, तो वो दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलती। तो जो भी आपको लेक्चर में दिक्कत है वो रिवीजन क्लास से ही करनी है जी, ठीक है। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे ई वे बिल वाले चैप्टर पे आओ जी। अब अगर मैं ई वे बिल के चैप्टर की बात करूंगा ना, तो ये चैप्टर मैंने क्या बोला कि नॉर्मली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और कई बार आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब ये ई वे बिल का मतलब क्या, पहले वो समझो कि ई वे बिल का मतलब क्या है। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर आप कभी भी आप गुड्स का मूवमेंट करोगे ना, अगर आप कभी भी गुड्स का मूवमेंट अगर करोगे तो उस मूवमेंट वाले केस में गवर्नमेंट ई वे बिल वाला कॉन्सेप्ट लेके आई है। अच्छा, ई वे बिल वाला कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर क्यों आई कि यार मान लो कोई अगर मान लो यहां से किसी दूसरी स्टेट में या किसी दूसरी जगह पर अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, उस गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए या बोगस इनवॉइस ना रेज हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ई वे बिल वाला कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया। अब अगर आपको बताओ जीएसटी में ना बहुत सारे बोगस इनवॉइस करते हैं। बोगस इनवॉइस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहां से वहां सामान मूव नहीं हुआ बट बिल मैंने रेज कर दिया, तो उसको ट्रैक करने के लिए और बोगस इनवॉइस कम से कम इश्यू हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ई वे बिल वाला कॉन्सेप्ट इंसर्ट कर दिया। अब ई वे बिल हमें कब इशू करना है, कौन इशू करेगा, कैसे इशू करेगा, तो वो सारी की सारी छोटी छोटी बातें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगी। अब सबसे पहली बात तो मेरे को ये बता दो, ई वे बिल का कॉन्सेप्ट जो है क्या वो सप्लाई वाले केस में है या मूवमेंट वाले केस में है? मूवमेंट वाले केस में। इट मींस अगर गुड्स का मूवमेंट होगा तब वहां पे ई वे बिल की बात होगी, चाहे वो मूवमेंट सप्लाई में कवर हो या वो सप्लाई में कवर ना हो, ये मैटर नहीं करता। इट मींस अगर मैंने तुम्हें सामान भेजा है, अगर ये सामान भेजना अगर सप्लाई में कवर नहीं है बट गुड्स का मूवमेंट अगर हो रहा है, उस केस में गवर्नमेंट के ई वे बिल की बात है। तो पहली बात ये बात ध्यान दो कि ई वे बिल वाले केस में हमें मूवमेंट चेक करना है, सप्लाई चेक नहीं करना। और दूसरी बात जो है, ई वे बिल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ गुड्स वाले केस में है, सर्विस वाले केस में नहीं है, क्योंकि मूवमेंट जो होता है वो गुड्स का मूवमेंट होता है, सर्विस का मूवमेंट नहीं होता। तो जो भी ई वे बिल वाला कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है वो सिर्फ गुड्स वाले केस में डिस्कस करना है, सर्विस वाले केस में डिस्कस नहीं करना, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो पहला पॉइंट यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि ई वे बिल जो है वो मूवमेंट पे लगेगा, सप्लाई पे नहीं लगेगा। दूसरा, ओनली इन द केस ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल है, सर्विस वाले केस में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो मैंने एग्जांपल यहां पे दे रखा है कि मान लो फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को, अब अगर एक्स ने वाई को सामान भेजा, अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो सप्लाई है और मूवमेंट भी है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो सप्लाई नहीं है, अगर मान लो वो सप्लाई नहीं है, अगर मान लो सप्लाई नहीं है बट मूवमेंट है तो भी ई वे बिल की बात होगी। बट अगर मान लो वो सप्लाई है बट अगर मान लो मूवमेंट नहीं है, उस केस में ई वे बिल की बात नहीं होगी। तो क्रक्स से निकल के आ रहा है कि अगर मूवमेंट होगी तो ई वे बिल की बात होगी, चाहे मूवमेंट वो सप्लाई बने या ना बने वो मैटर नहीं करता। तो मैटर ये करता है कि गुड्स मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात मेरे को बताओ, अब जो ई वे बिल वाला कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बोगस इनवॉइस कटते थे उस बोगस इनवॉइस को कंट्रोल करने के लिए या उस बोगस इनवॉइस को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ई वे बिल वाला कॉन्सेप्ट लेके आई है। सर कल 12:30 बजे क्लास नहीं होगी? नहीं जी, कल कोई 12:30 बजे क्लास नहीं है, आपकी डायरेक्ट जो होगी वो 3:30 बजे रिवीजन क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर अगला, फिर टू कंट्रोल टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए कि लोग टैक्स की चोरी कम से कम करें, उसलिए गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है। फिर गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, भाई गुड्स का मूवमेंट हम ट्रैक कर सकें कि कहां पे गुड्स जा रहा है, एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, उसको ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लेकर आई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि ई वे बिल जो है वो मैंडेटरी है। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, जिन बच्चों ने अब रेगुलर लेक्चर देखे हुए हैं, आपने मुझसे कोचिंग ली है, कहीं से भी क्लास ली है, मैटर नहीं करता, बट अगर आपने ई वे बिल का रेगुलर लेक्चर देख रखा है तो याद करो वहां पर आपने 50,000 की लिमिट पड़ी होगी। अब 50,000 की लिमिट वाले केस में आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर वैल्यू जो है वो आपकी 50,000 तक है गुड्स की, तो उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर गुड्स की वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा है, उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रक्स से निकल के आ रहा है कि अगर वैल्यू 50,000 तक है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। तो लिमिट जो हमें ध्यान रखनी है वो 50,000 रुपए की लिमिट ध्यान रखनी है, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे जी, बोगस इनवॉइस का मतलब होता है फेक इनवॉइस।
बोगस इनवॉइस का मतलब होता है फेक इनवॉइस को रोकने के लिए। अब देखो यहां पे जी, तो यहां पे उसने बोला मैंडेटरी है ई वे बिल बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ऊपर हो, और अगर वैल्यू लेस देन 50,000 है उस केस में ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ तब होगा अगर गुड्स का मूवमेंट जो हो रहा है उस गुड्स की वैल्यू जो है वो अगर 50,000 से ज्यादा है। ठीक है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिर ये निकल के आता है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्शन ऑफ द अबव पॉइंट। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब ये पॉइंट निकल के आता है कि वैसे मैंने बोला कि 50,000 रुपए की वैल्यू है, बट गवर्नमेंट कह रही दो केस ऐसे होते हैं कि जहां पर ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। भाई दो केस ऐसे हैं जहां पर ई वे बिल जो है वो जनरेट करना मैंडेटरी है। अब पहला केस तो यहां पे निकल के आ रहा है जॉब वर्कर वाला, और दूसरा केस यहां पे निकल के आ रहा है कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, उस केस में ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। मतलब अगर मान लो सामान मैं जॉब वर्कर को दे रहा हूं और ये जॉब वर्कर दूसरी स्टेट में है, अगर वो सेम स्टेट में है फिर तो लिमिट एप्लीकेबल होगी, पर अगर वो दूसरी स्टेट में है तो गवर्नमेंट कह रही उस केस में ई वे बिल जो है वो जनरेट करना जरूरी है। और सेम अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट अगर दूसरी स्टेट में हो रहा है उस केस के अंदर भी ई वे बिल जो है वो जनरेट करना जरूरी है। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे जी, सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं ई वे बिल, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मुश्किल से आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि मुश्किल से आपको समझ में आएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये रिवीजन क्लास है, ये रेगुलर लेक्चर नहीं है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। बस अभी इतने के लिए ध्यान दो कि 50,000 रुपए की वैल्यू है, 50,000 तक ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, बट दो केस में ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। अगर इंटर स्टेट जो वर्कर को गुड्स जा रहा है तो मैंडेटरी होगा, और अगर मान लो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की मूवमेंट हो रही है इंटर स्टेट तो भी मैंडेटरी होगा। बस ये पर ध्यान दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे निकल के आता है, देखो पहला पॉइंट यहां पे एक तो जो वर्कर वाला केस हो गया और दूसरा यहां पर हो गया हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले केस में। फिर अगला आ रहा है यहां पे मीनिंग ऑफ वैल्यू। अच्छा वैल्यू का मतलब क्या है? अब ये जो 50,000 की जो वैल्यू है, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब एक बात में तो सोच के बताओ। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो एक ना गुड्स का मूवमेंट हो रहा है भाई, यहां पे फॉर एग्जांपल मान लो एक ट्रक जा रहा है। अब अगर यहां पे एक ट्रक जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहां एक्स है और ये मिस्टर वाई है। अब एक्स वाई को ना ट्रक में सामान भेज रहा है। अब अगर एक्स वाई को ट्रक में सामान भेज रहा है, इसमें एक सामान 40,000 रुपए का है, एक सामान मान लो 20,000 रुपए का है, और बस ये दो सामान है 40,000 रुपए का 20,000 रुपए का। ये 40,000 वाला सामान जो है वो टैक्सेबल है और 20,000 वाला सामान जो है वो एग्जम्प्ट है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो जीएसटी का रेट है वो 5% है। अब अगर 40,000 पे जीएसटी लगेगा, 20,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो 40,000 रुपए का 5% कितना हो गया? 2,000 रुपए का जीएसटी हो गया। तो टोटल हो गया 40, 20, 60 और टोटल हो गया 62,000 रुपए का हो गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी? क्या इस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी? तो गवर्नमेंट कहती नहीं। अब गवर्नमेंट ये बात करेगी जो वैल्यू हम निकालेंगे, वैल्यू में सिर्फ हम टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू लेंगे, एग्जम्प्टेड सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई की वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब टैक्सेबल में क्या क्या आएगा? 40,000 रुपए का टैक्सेबल है, फिर यहां पे 2,000 रुपए का जीएसटी लगेगा, तो 40 और 2 वैल्यू बनेगी 42,000 रुपए की। और अगर वैल्यू 42,000 रुपए की बनेगी उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट करेगी वहां पे नहीं होगी, तो क्योंकि वैल्यू 42,000 रुपए की है। अगर 50,000 से कम है उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 50,000 से ऊपर है तो रिक्वायरमेंट है। देखने में वैल्यू कितनी लग रही है? 62,000 की लग रही है, पर अगर मैं टैक्सेबल प्लस में जीएसटी काउंट करूंगा तो 42,000 है। अगर 42,000 है तो 50,000 तक है, इस केस में गवर्नमेंट ये बात करेगी वहां पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इट मींस यहां पे ई वे बिल हमें रिक्वायर इशू करना नहीं है। वैल्यू 62,000 हमें चेक नहीं करनी, हमें टैक्सेबल वैल्यू प्लस में जीएसटी चेक करना है कि इन दोनों को मिलाकर वैल्यू कितनी आ रही है। बस ये पर ध्यान दो। सर इंट्रा स्टेट ऑफ गुड्स वाले केस में ई वे बिल लगता है? बिल्कुल लगता है जी, चाहे इंट्रा हो जाए इंटर हो, दोनों केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। इंट्रा स्टेट वाले केस में लिमिट अलग हो सकती है, वो स्टेट नोटिफाइड करेगी लिमिट कितनी होगी, बट हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे वो इंटर स्टेट हो, दोनों केस में हमें लिमिट जो है 50,000 की लिमिट लेके चलनी है। जैसे मान लो दिल्ली वाले केस की बात करूंगा, अब दिल्ली वाले केस में 1 लाख रुपए की लिमिट है, ठीक है ना, मतलब सॉरी, अब दिल्ली वाले केस में गवर्नमेंट कहती है कि 1 लाख के बाद ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ स्टेट में 2 लाख रुपए की लिमिट होती है, पर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमें लिमिट 50,000 की याद करके चलनी है, चाहे वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो चाहे वो इंटर स्टेट मूवमेंट हो, दोनों ही केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब यहां पर एक बार देख लो जी,
तो भैया इंट्रा हो या इंटर हो तो उस केस में हमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। बट हाँ, जैसे मान लो दिल्ली वाले केस में 1 लाख की लिमिट है, बट हमें अलग अलग स्टेट में लिमिट कितनी है वो हमें चेक नहीं करना, नॉर्मल लिमिट कितनी है वो हमें चेक करना है, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद देखो फिर ई वे बिल जो है वो जनरेट कौन करेगा। अब जैसे मैंने बोला कि गुड्स का मूवमेंट अगर होगा तो मूवमेंट वाले केस में ई वे बिल हमें जनरेट करना होता है। बट मुद्दा ये निकल कर है कि ई वे बिल जो है वो जनरेट कौन करता है, क्योंकि देखो 3 पार्टी होती हैं, एक तो सप्लायर, एक रिसीवर और एक ट्रांसपोर्टर। भाई एक तो सप्लायर है, एक सामने रिसीवर है और एक ट्रांसपोर्टर है। भाई मैं को सामान भेजना है रिसीवर को, और सामान लेके कौन जाएगा, ट्रांसपोर्टर सामान लेके जाएगा। तो ई वे बिल मेरे को जनरेट करना है या ई वे बिल रिसीवर को जनरेट करना है या ई वे बिल ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना है, तो गवर्नमेंट करी ई वे बिल जो है वो तीनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है। भाई ई वे बिल सप्लायर भी जनरेट कर सकता है, ई वे बिल रिसीवर भी जनरेट कर सकता है और ई वे बिल जो है वो ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है। तो ई वे बिल जो है वो तीनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। तो ई वे बिल ऐसा नहीं है कि सप्लायर जनरेट करेगा, ई वे बिल ऐसा नहीं है कि रिसीवर जनरेट करेगा, ई वे बिल ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा। ई वे बिल तीनों में से कोई पर्सन भी जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हां, जो अगर मान लो सामान जा रहा है बाय एयर या अगर सामान जा रहा है बाय रेल, तो फिर या तो सप्लायर करेगा या रिसीवर करेगा, उस केस में ट्रांसपोर्टर नहीं करेगा। मतलब अगर बाय रोड सामान जा रहा है फिर तो कोई भी कर ले, अगर बाय एयर सामान जा रहा है या फॉर एग्जांपल मान लो बाय रेल से सामान जा रहा है फिर सप्लायर करेगा या रिसीवर करेगा, उस केस में ट्रांसपोर्टर की बात नहीं होगी जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, तो देखो सप्लायर ट्रांसपोर्टर रिसीवर इन केस ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, तो भैया ई वे बिल कैन बी जनरेट बाय एनी पर्सन ऑफ द अबव, चाहे सप्लायर हो, ट्रांसपोर्टर हो, रिसीवर हो, ठीक है, अपना जीएसटी नंबर यूज करेगा। बट बाय एयर, शिप और रेल वाले केस में सप्लायर और रिसीवर करेंगे, ट्रांसपोर्टर यहां पे नहीं करेगा। अच्छा एक पॉइंट अब और सुनना, जो ई वे बिल है वो नॉर्मली जनरेट होता है गुड्स की मूवमेंट से पहले। जैसे मान लो मुझे अब सामान भेजना है, अब सामान भेजने से पहले मुझे ई वे बिल जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। पर अगर सामान बाय एयर जा रहा है या अगर सामान बाय शिप जा रहा है या अगर सामान बाय रेल जा रहा है तो आफ्टर मूवमेंट भी तुम ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, बट डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले। मतलब नॉर्मली मैंने क्या बोला, अगर सामान बाय रोड जा रहा है तो ई वे बिल तुम्हें मूवमेंट से पहले जनरेट करना है। बट अगर बाय शिप से जा रहा है, अगर बाय एयर से जा रहा है, अगर बाय रेल से जा रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही आफ्टर मूवमेंट भी तुम जनरेट कर सकते हो, बट उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, आफ्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स बट बिफोर द डिलीवरी एट द डेस्टिनेशन, ये इस केस की बात हो रही है। अगर बात करेंगे बाय रोड तो रोड वाले केस में बिफोर मूवमेंट ही हमें जनरेट करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट फिर यहां पे निकल के आता है हाउ टू जनरेट। अब ई वे बिल कैसे जनरेट होता है, तो ऑब्वियस बात है जीएसटी की हमारी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पर आके अपना जीएसटी नंबर डालोगे तो अकॉर्डिंगली वहां पे एक 12 डिजिट का नंबर आएगा जी। क्या आएगा, 12 डिजिट का नंबर आएगा। और ये नंबर जो होगा ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं होगा, ये सिर्फ न्यूमेरिक नंबर होगा। इस नंबर के साथ में एक क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे ई वे बिल जो है वो वैलिड है या नहीं है। उसके बाद अब जो ई वे बिल हम जनरेट कर रहे हैं उसके लिए GSTIN होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो विदाउट जीएसटी नंबर भी तुम ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, बट तुम्हें पहले, और जैसा कि आपने देखो ना कई बार हमें साइन अप करना होता है। अब साइन अप करते हैं, नाम डालते हैं, फिर लास्ट नेम डालते हैं, फिर मेल आईडी डालते हैं, फिर फोन नंबर डालते हैं, फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारी बनती है, तो अकॉर्डिंगली वैसे भी कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा जीएसटी में नंबर है तो जो भी तुम्हारा जीएसटी में नंबर है उसके बेस पे तुम ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। अच्छा अब जो हमारा ई वे बिल बनता है ना उसके टोटल 2 पार्ट होते हैं, एक तो पार्ट नंबर ए और एक पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी में क्या फर्क होता है, पार्ट नंबर ए में जो डिटेल होती है वो सप्लायर की डिटेल होती है, वो सामान की डिटेल होती है, और पार्ट नंबर बी में डिटेल जो होती है वो ट्रांसपोर्टर की होती है कि कौन सा ट्रांसपोर्टर सामान लेके आएगा। उस ट्रांसपोर्टर की पूरी डिटेल जो है वो पार्ट नंबर बी में है, और नॉर्मली सप्लायर और रिसीवर की डिटेल जो होगी वो पार्ट नंबर ए में होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, तो वो कह रहे हैं 2 पार्ट्स इन ई वे बिल जो यहाँ पे है। अब पार्ट नंबर ए में वो सप्लायर और रिसीवर की बात कर रहा है और पार्ट नंबर बी में वो ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा है। तो पार्ट नंबर ए में सप्लायर है और पार्ट नंबर बी में ट्रांसपोर्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है,
नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टाइप्स ऑफ ई वे बिल। अच्छा, ई वे बिल जो है वो कितनी तरह का होता है? अब ई वे बिल जो है वो कितनी तरह का होता है? एक तो होता है नॉर्मल ई वे बिल और एक क्या होता है? बल्क ई वे बिल होता है। एक हमारा क्या होता है? नॉर्मल ई वे बिल होता है और एक हमारा क्या होता है जी? बल्क ई वे बिल होता है। ठीक है जी, एक हमारा क्या होता है? नॉर्मल ई वे बिल होता है और एक हमारा होता है बल्क ई वे बिल। अब नॉर्मल ई वे बिल का मतलब क्या होता है जी? नॉर्मल ई वे बिल का मतलब ये होता है कि मतलब अगर मान लो सेम वैरायटी का सामान जा रहा है तो गवर्नमेंट करी वो नॉर्मल ई वे बिल है। बल्क ई वे बिल का मतलब क्या है? अगर मल्टीपल वैरायटी का सामान जा रहा है, उनके जो आपको पता है गुड्स के कोड नंबर होते हैं, HSN कोड हो गया, SAC कोड हो गया, सर्विस अकाउंटिंग कोड हो गया, तो गवर्नमेंट करे अगर मल्टीपल वैरायटी का सामान है उसके HSN कोड जो है वो अलग अलग है, तो गवर्नमेंट करे फिर उस केस में जो बात होगी वो बल्क ई वे बिल की बात होगी। तो नॉर्मल ई वे बिल अगर मान लो सारा सामान सेम वैरायटी का है, सेम HSN कोड नंबर है, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर वहां पे नॉर्मल ई वे बिल की बात है। बट अगर मान लो मल्टीपल वैरायटी, देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर एक टाइप का सामान है तो नॉर्मल ई वे बिल है, अगर मल्टीपल वैरायटी का सामान है, उसके मल्टीपल HSN कोड हैं या वो डिसेंबल्ड गुड्स है, वो अलग अलग गुड्स है, उस केस में गवर्नमेंट करी बल्क ई वे बिल की बात होती है। तो ये दो तरह का ई वे बिल होता है। अब एक बच्चा एक बात कह रहा है, यार गाबा सर एक बात बताओ, तो आप सर ई वे बिल को चेक कौन करता है? ऑफिसर होते हैं जी। आज GST ऑफिसर हैं, आपने अगर कभी देखा हो वो नॉर्मली रोड के ऊपर कई बार वो ई वे बिल चेक करने वाले खड़े होते हैं, इतने सारे ट्रक जो है वो लाइन लगा के खड़े होते हैं, उनके सारे ई वे बिल जो है वो डिपार्टमेंट वाले चेक कर रहे होते हैं। जैसे आपकी ट्रैफिक पुलिस होती है ना, आपकी चालान काटती है, ऐसे ही जो GST ऑफिसर होते हैं ऐसे आपके ई वे बिल जो है वो टाइम टू टाइम चेक करते हैं। वो कहां खड़े होंगे, किस लोकेशन पे खड़े होंगे वो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि जैसे तुम ई वे बिल जनरेट करोगे उस रास्ते के बीच में कोई भी ऑफिसर खड़ा होके तुम्हारा ई वे बिल जो है वो चेक कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक बच्चा कहता है सर आपने हमें कहा था कि कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी होता है, तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है? तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल का मतलब ये होता है कि पहली बात, कंसोलिडेटेड ई वे बिल इज एन ऑप्शनल ई वे बिल। मतलब कंसोलिडेटेड ई वे बिल जो है ना वो जनरेट करना ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है। अब वो क्या होता है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब एक बात बताओ, अब एक ट्रक में सामान है और वो कई सारे रिसीवर के पास जाना है। अब एक ट्रक में सामान है और कई सारे रिसीवर का सामान है और वो सामान अलग अलग जगह पे उतरना है। भाई सिंपल सी बात क्या है, मल्टीपल जगह पे वो सामान जाना है और अलग अलग जगह पे वो सामान उतरना है। तो गवर्नमेंट कह रही उस केस में ट्रांसपोर्टर, ये जो कंसोलिडेटेड ई वे बिल है ना, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। नॉर्मल ई वे बिल है या बल्क ई वे बिल है वो कोई भी बना सकता है, बट कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाने का ऑप्शन ओनली ट्रांसपोर्टर के पास है और किसी के पास नहीं है। और उसका फॉर्म नंबर जो होता है वो होता है GST EWB02। नॉर्मल ई वे बिल जो होता है वो GST EWB01 होता है और कंसोलिडेटेड ई वे बिल जो होता है वो होता है GST EWB02 होता है। अब यहां पे एक बार देखना, तो यहां पे आपका आएगा कंसोलिडेटेड ई वे बिल। देखो ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो सप्लायर आपके एक से ज्यादा हैं, अब अगर आपके मोर देन वन सप्लायर हैं, उन्होंने अलग अलग ई वे बिल बनाए हैं और उसके बाद आपके रिसीवर अलग अलग हैं, ठीक है ना, आपके रिसीवर अलग अलग हैं, जगह जगह सामान उतरना है, उस केस में ट्रांसपोर्टर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकता है। ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। उस केस में जो है वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकता है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इस बात को ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अगर मान लो मैंने ई वे बिल जनरेट कर दिया, जैसे मेरी बुक्स आती हैं, अब मेरी बुक्स आती हैं तो उस केस में ई वे बिल जो है वो सामने वाली पार्टी जनरेट करती है क्योंकि मेरी बुक्स डिलीवर होती हैं। अब अगर मान लो उसने जनरेट कर दिया तो क्या जनरेट करने के बाद ई वे बिल कैंसिल भी हो सकता है? भाई मान लो उसने ई वे बिल जो है वो जनरेट कर दिया और मेरे को वो बुक्स नहीं मंगानी, या ट्रांसपोर्टर कह रहा है मैं नहीं बुक्स लेके जाऊंगा, मैं अवेलेबल नहीं हूं, और हमने ट्रांसपोर्टर की डिटेल डाल दी, तो क्या सामने वाला बंदा जो है कैंसिल कर सकता है? आंसर इज यस। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है ई वे बिल कैंसिल हो सकता है। हम आपको 24 घंटे का टाइम देंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपना ई वे बिल जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपना जो है वो ई वे बिल जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, बस ये बात ध्यान दो। तो 24 आवर्स का टाइम होता है, 24 आवर्स में आपका ई वे बिल जो है वो गवर्नमेंट करी हम यहां पे कैंसिल कर देंगे। अच्छा एक होता है रिडक्शन, रिडक्शन और कैंसिलेशन में फर्क होता है। कैंसिल कौन करता है? जिस पार्टी ने ई वे बिल जनरेट किया वो कैंसिल कर सकती है। अब अगर मान लो सामने वाली पार्टी ने जनरेट किया
मुझे लग रहा है कि वो रिजेक्ट करना है, मेरे को भी सामान नहीं चाहिए या मैं अवेलेबल नहीं हूं, उस ई वे बिल को अगर रिजेक्ट करना है तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूं और ट्रांसपोर्टर भी रिजेक्ट कर सकता है। बट रिजेक्ट करने की जो टाइम लिमिट होती है वो 72 आवर्स होती है। तो कैंसलेशन की जो टाइम लिमिट होती है वो 24 आवर्स होती है और रिजेक्ट करने की जो टाइम लिमिट होती है वो 72 आवर्स होती है। तो कैंसलेशन जनरेटर कर सकते हैं, जिसने जनरेट किया, और सामने वाली पार्टी उसको रिजेक्ट कर सकती है 72 आवर्स के अंदर। तो वहां पर 72 घंटे की लिमिट है और कैंसलेशन वाले केस में 24 घंटे की लिमिट है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर अब यहां पे अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ई वे बिल जो है वो कहां कहां रिक्वायर नहीं होता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ई वे बिल के अंदर, कि ऐसे कौन कौन से केस हैं कि जहां पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती, मतलब चाहे वैल्यू 50,000 से ऊपर हो, उस केस के अंदर ई वे बिल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कौन कौन से केस निकल के आ रहे हैं, सबसे पहला केस ये निकल के आ रहा है, अगर मान लो नॉन मोटराइज व्हीकल है। नॉन मोटराइज व्हीकल का मतलब क्या है, जिस व्हीकल के अंदर मोटर नहीं लगी। मान लो हैंड रिक्शा है, अब मान लो हैंड रिक्शा है, समझ के वो रिक्शा जो तुम्हारे मतलब मार्केट में चलता है, कई बार रिक्शे वाला रिक्शा लेके जा रहा है, उस रिक्शे में मोटर नहीं लगी हुई, तो नॉन मोटराइज व्हीकल गवर्नमेंट ने कहा वहां पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो बेचारा कहां भागेगा, एक रिक्शे वाला सामान लेके कहां ही भाग जाएगा, कितनी दूर भागेगा, कैसे भागेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा उसकी साइकिल में मोटर ही लगी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर कैंसलेशन में आफ्टर वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि अगर तुम्हारा ई वे बिल एक बार वेरीफाई हो गया, मतलब डिपार्टमेंट ने तुम्हारा ई वे बिल चेक कर लिया, फिर तुम कैंसिल नहीं कर सकते। भाई बिफोर वेरिफिकेशन तुम कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिपार्टमेंट ने तुम्हारा ई वे बिल चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, उसके बाद कैंसलेशन जो है वो अलाउड नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो जी, एग्जम्प्टेड गुड्स वाले केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नॉन टैक्सेबल गुड्स हो गया, जैसे अल्कोहलिक लिकर हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्वेलरी वाले केस में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उस केस में रिक्वायरमेंट है। एलपीजी गैस वाले केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। केरोसिन ऑयल वाले केस में, पोस्ट पार्सल मेल, इन केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। करेंसी, अगर आप करेंसी का मूवमेंट करो उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कस्टम कंट्रोल गुड्स है ना, कस्टम के कंट्रोल में, उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई मूवमेंट जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट जो वर्कर वाले केस में है। फिर अगर कोई गवर्नमेंट स्पेसिफाइड एरिया है, कुछ एरिया जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किए हैं, उस एरिया में रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गुड्स, मान लो डिफेंस गुड्स हैं, अब गुड्स जो डिफेंस से रिलेटेड हैं उस गुड्स में रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्प्टी कंटेनर, जो बड़े बड़े खाली कंटेनर, अब जो बड़े बड़े खाली कंटेनर अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर मान लो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है अप टू वेटमेंट स्टेशन, धर्म कांटा। अब ये धर्म कांटा का मतलब क्या निकल के आता है, जहां पर आपको पता है ट्रकों का वेट होता है, जहां पर ट्रकों का वेट होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ये ट्रक धर्म कांटा तक जा रहा है, मतलब वेटमेंट स्टेशन तक जा रहा है और वो 20 किलोमीटर तक है, तो अप टू 20 किलोमीटर अगर कोई वेटमेंट स्टेशन है वहां तक अगर ट्रक जा रहा है, उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सब केस ऐसे हैं जहां पर ई वे बिल जो है वो एग्जम्प्ट है, उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिल्कुल प्रशांत आ सकता है जी। सर अगर ई वे बिल वेरीफाई एंड देयर आफ्टर देयर इज एनी चांस टू कैंसिल, आंसर इज नो जी। अगर एक बार वेरीफाई हो गया उसके बाद कैंसिलेशन अलाउड नहीं है जी। अगर एक बार वेरीफाई हो गया उसके बाद कोई भी कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। बिफोर वेरिफिकेशन कैंसिलेशन हो सकता है, आफ्टर वेरिफिकेशन जो है वो कैंसिलेशन नहीं हो सकता जी। ई रिक्शा वाले केस में रिक्वायरमेंट होगी। ई रिक्शा वाले केस में मोटर लगी होती है ना, अगर मान लो कोई, मैं जब बच्चा कह रहा है सर ई रिक्शा वाले केस में क्या होगा, तो भाई ई रिक्शा वाले केस में मोटर लगी होती है। जहां पर भी मोटर लगी हुई है वहां रिक्वायरमेंट है। नॉन मोटराइज व्हीकल, जहां पर मोटर नहीं है उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट हैपन इन केस ऑफ मल्टी व्हीकल। अब अगर मान लो मल्टी व्हीकल है, अच्छा मल्टी व्हीकल का मतलब क्या है, मान लो आपका जो सामान है वो एक ट्रक लेके निकला, फिर ट्रक लेके निकला, ट्रक के बाद वो सामान ट्रेन में गया, ट्रेन के बाद वो सामान मान लो दूसरे ट्रक में गया, दूसरे ट्रक के बाद वो सामान मान लो गाड़ी में गया, और फिर गाड़ी के बाद वो सामान बाइक में गया, और फिर बाइक से वो सामान घर गया। मतलब इतने सारे व्हीकल बीच में यूज हो रहे हैं, मतलब इतने सारे व्हीकल बीच में यूज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है जहां पर मल्टीपल व्हीकल यूज हो रहे हैं तो हर व्हीकल की इंफॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए।
जो हमारा ईवी बिल है उसका पार्ट नंबर बी जो है, पार्ट नंबर बी हर बार अपडेट होगा जब कोई व्हीकल चेंज होगा, जब कोई कन्वेंस चेंज होगा। बट हां, अगर ये मल्टी व्हीकल, अगर ये अलग अलग व्हीकल चेंज हो रहे हैं इंट्रा स्टेट मूवमेंट के अंदर, मतलब मूवमेंट जो है वो तुम्हारा इंट्रा स्टेट है और 50 किलोमीटर तक है, मतलब अगर मूवमेंट 50 किलोमीटर तक है और इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि वहां पर आपका अलग अलग ईवे बिल जो है, मतलब अलग अलग अगर आ रहे हैं तो उसकी डिटेल अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तब है अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट है और अप टू 50 किलोमीटर है। अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है ना, चाहे वो 5 किलोमीटर के लिए जा रहा है, अगर वहां पे 3 व्हीकल चेंज हो रहे हैं तो तीनों के तीनों की डिटेल फर्निश करना जरूरी है। इंटर स्टेट वाले केस में कोई किलोमीटर नहीं है। अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, अप टू 50 किलोमीटर है, मल्टीपल व्हीकल है, तो तुम्हें मल्टीपल व्हीकल की डिटेल अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद देखो फिर अगला पॉइंट क्या है जी, अब वही यहां पे बात कर रहे हैं रिडक्शन। अब अगर बात करूंगा रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब है 72 आवर्स में सामने वाली पार्टी जो है वो रिजेक्ट कर सकती है। तो 72 आवर्स में सामने वाली पार्टी इसको रिजेक्ट, कैंसिलेशन जो है वो 24 घंटे के अंदर है और रिडक्शन जो है वो आपका 72 आवर्स के अंदर है। एक बच्चा कह रहा है ईवी बिल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। लो जी, सबसे पहले मैंने बताया था गुड्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जरूरी होता है आर बोगस इनवॉइस, नकली इनवॉइस ना कट सकें, उसको रोकने के लिए ईवे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे रीजन है ईवे बिल जो इशू करते हैं जी। ईवे बिल वेरिफिकेशन के बाद ना कैंसिल कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिलेशन भी पॉसिबल नहीं है और रिडक्शन भी पॉसिबल नहीं है। सर यहाँ करेंसी मींस एटीएम, हाँ बिल्कुल, करेंसी का मतलब जो एटीएम में, एटीएम वाली जो वैन होती हैं जो लेके जा रही होती है, कैश लेके जा रही होती है, उस केस में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर ईवे बिल की लिमिट डेस्टिनेशन सप्लाई स्टेट की चेक करेंगे, बिल्कुल जी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, यहां पे टाइम ऑफ ईवी बिल जो आ रहा है वो कह रहा है बिफोर मूवमेंट। फिर यहां पे एक होता है ओन मास्टर, ये पॉइंट एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओन मास्टर, ओन मास्टर का मतलब ये होता है कि ईवी बिल जब तुम अपडेट करते हो ना, तो तुम सामने वाली पार्टी, सप्लायर, रिसीवर, उसका फोन नंबर, डेस्टिनेशन, ये तुम सेव भी कर सकते हो। मतलब जैसे होता है ना बैंक जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक में ऑप्शन होता है ऐड बेनिफिशियरी का, बैंक में ऑप्शन होता है ऐड बेनिफिशियरी का। अगर एक बार तुमने बेनिफिशियरी ऐड कर दिया, तुम्हें दोबारा से अगर पेमेंट करनी है तो दोबारा इंफॉर्मेशन भरने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहले वाली इंफॉर्मेशन उठाओ, उसको पेमेंट ट्रांसफर कर दो। सेम बात यहां पर भी। अब अगर मान लो एक बंदा मुझे बार बार गुड्स भेज रहा है, तो बार बार मेरी डिटेल वो फिल नहीं करेगा। एक बार डिटेल मेरी फिल करेगा, दोबारा से जब मुझे को बुक्स भेजनी होंगी तो वहां पे वो क्लिक करेगा, सारी डिटेल मेरी उसके पास आ जाएगी, मुझे ईवी बिल जनरेट कर देगा। इसको बोलते हैं ओन मास्टर। ओन मास्टर मतलब कि पूरी डिटेल हम बायर की यहां पे सेव कर सकते हैं बार बार भरने की बजाय, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे 2 क्वेश्चन जो हैं वो ईवे बिल के सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो पूरे चैप्टर में ना ईवे बिल में कुछ खास नहीं है, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस पूरे चैप्टर में। पहला क्वेश्चन, कहां कहां ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ईवे बिल की जो वैलिडिटी होती है वो कितने दिन की होती है, मतलब जो ईवे बिल जनरेट किया गया है वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज अगर मैंने ईवे बिल जनरेट कर दिया तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो मेरा अपडेट रहेगा। आंसर इज नो। एक उसका टाइम है, वो उसकी लिमिट है, उसके बाद जो ईवे बिल जो है वो फेल हो जाएगा, फिर वो काम ही नहीं करेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि किस किस केस में गवर्नमेंट ईवे बिल को ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि अगर ईवे बिल ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक होने से क्या होगा, तुम गुड्स का मूवमेंट नहीं कर पाओगे, मूवमेंट नहीं कर पाओगे तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी, तुम्हारा धंधा भी चौपट हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से केस है जहां पर गवर्नमेंट तुम्हारा ईवे बिल जो है वो जनरेट करना ब्लॉक कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हम तुम्हें ईवे बिल जो है वो जनरेट करने ही नहीं देंगे। बट पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईवे बिल जो है उसकी वैलिडिटी जो है, मतलब कितने दिन तक हमारा ईवे बिल जो है वो वैलिड रहेगा। अब कितने दिन तक हमारा ईवे बिल जो है वो वैलिड रहेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है और कार्गो टाइप क्या है। वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है और कार्गो टाइप क्या है। डिस्टेंस कितना का मतलब क्या है, कितने किलोमीटर जाना है, और कार्गो टाइप का मतलब होता है कि कौन सा ट्रक जा रहा है,
कितने किलोमीटर जाना है और कौन सा ट्रक जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अगर तुम्हारा कार्गो नॉर्मल कार्गो है, नॉर्मल ट्रक है, अगर तुम्हारा नॉर्मल ट्रक है, नॉर्मल कार्गो है, या तुम्हारा कार्गो मल्टी मॉडल कार्गो है। मल्टी मॉडल कार्गो मतलब अलग अलग व्हीकल है बट विदाउट शिप, उसमें शिप इंक्लूड नहीं है, जैसे गाड़ी है, बस है, ट्रक है, ठीक है, फिर रेल है, चलेगा, शिप नहीं होनी चाहिए। तो पहला नॉर्मल कार्गो। दूसरा मल्टी मॉडल कार्गो विदाउट शिप मॉडल, तो 200 किलोमीटर एक दिन तक वैलिड रहेगा और एडिशनल 200 और पार्ट देर ऑफ के लिए एक दिन पूरा और काउंट करेंगे। मतलब 200 किलोमीटर एक दिन और अगले 200 और पार्ट देर ऑफ के लिए एक दिन हम और काउंट करेंगे। जैसे कि मान लो 440 किलोमीटर जाना है, तो 440 किलोमीटर जाना है तो पहले 200 के लिए एक दिन हो गया, अगले 200 पूरे हो गए, एक दिन हो गया, फिर 40 के लिए भी एक दिन काउंट करेंगे, तो 3 दिन तक हमारा ईव बिल जो है वो वैलिड रहेगा अगर 440 किलोमीटर मुझे जाना है। तो 200 के लिए एक दिन, अगले 200 और पार्ट के लिए एक दिन में और काउंट करना है, तो अप्रोक्सीमेट आप अगर मान लो 440 है तो 3 दिन तक हमारा ईव बिल जो है वो वैलिड रहेगा। बट हां, अगर मेरा कार्गो मल्टी मॉडल कार्गो है विद शिप मॉडल, अगर मेरा कार्गो मल्टी मॉडल कार्गो है विद शिप मॉडल, या मेरा कार्गो जो है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है। ओवर डायमेंशनल का मतलब होता है कि उसका सामान उसके एरिया से भी बाहर जा रहा है। आपने कई ट्रक देखे होंगे, ट्रक के एरिया से भी उनका बाहर सामान आ रहा होता है। ट्रक का एरिया इतना है, सामान लटक रहा है इतना, ट्रक का एरिया इतना है, सामान लटक रहा है उससे ऊपर, उसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशन मतलब अपनी डायमेंशन से भी ज्यादा जो ट्रक सामान लेके जा रहा है, दैट इज ओवर डायमेंशनल। उस केस में है 20 किलोमीटर वन डे और एडिशनल 20 और पार्ट के लिए एक दिन हम और काउंट करेंगे। देखो यहां पे जी, तो ओवर डायमेंशनल कार्गो वाले केस में 20 किलोमीटर वन डे, एडिशनल 20 और पार्ट के लिए एक दिन हम और काउंट करेंगे। तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। सर इफ EV will generate and vehicle is charged during transit chain during of goods, then EV bill shall be valid for 200 किलोमीटर from the change vehicle और ओरिजिनल लोकेशन। ओरिजिनल जब से जनरेट हुआ, जहां से जनरेट हुआ जी, उसकी वैलिडिटी जो है जहां से जनरेट हुआ वहां से वैलिडिटी काउंट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। नहीं अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, अगर मैं नॉर्मल कार्गो की बात कर रहा हूं या मल्टी मॉडल कार्गो विदाउट शिप मॉडल की बात करूंगा तो 200 किलोमीटर पर डे, अगले 200 के लिए एक दिन और काउंट करेंगे। और अगर मान लो मल्टी मॉडल कार्गो है विद शिप मॉडल है, ठीक है, या नॉर्मल कार्गो नहीं है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो 20 किलोमीटर वन डे और अगले 20 और पार्ट के लिए हम एक दिन और काउंट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। और फिर अगला क्वेश्चन है ब्लॉकिंग ऑफ EV बिल की हम EV बिल को किस किस केस में ब्लॉक कर सकते हैं। पहले इसका इंपैक्ट समझो। इंपैक्ट का मतलब यह है कि अगर EV बिल जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। पहली बात, आप गुड्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, गुड्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा बिना EV बिल के। मूवमेंट नहीं करोगे तो GST चार्ज नहीं करोगे, चार्ज नहीं करोगे तो GST एप्लीकेबल नहीं होगा, सामने वाली पार्टी से GST कलेक्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारा धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा अगर तुम्हारा EV बिल जो है वो ब्लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने। जैसे कई बार तुम्हारा फोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से मान लो कई बार गवर्नमेंट ने कुछ ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया, यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया, तो कितनी दिक्कत आती है। ऐसे गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जो EV बिल है हम तुम्हारा ब्लॉक कर देंगे। किस किस केस में ब्लॉक करेंगे, तो गवर्नमेंट ने सुना, पहला, अगर आपने रेगुलर स्कीम ले रखी है, क्या ले रखी है, रेगुलर स्कीम, और लगातार आपने 6 महीने रिटर्न नहीं भरी, या अगर आपने QRMP स्कीम ले रखी है, लगातार 2 क्वार्टर आपने रिटर्न नहीं भरी, या जो हमारा GSTR 1 है लगातार 2 महीने आपने फर्निश नहीं किया, या अगर लगातार 2 क्वार्टर आपने GSTR 1 फर्निश नहीं किया, मतलब या तो आपने क्या किया, या तो लगातार 6 महीने GSTR 3 भी नहीं भरी, अगर QRMP स्कीम रखी है लगातार 2 क्वार्टर आपने QRMP स्कीम नहीं भरी, या आपने जो GSTR 1 फर्निश करना था वो लगातार गवर्नमेंट करी 2 महीने आपने फर्निश ही नहीं किया। और अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है, नोट फर्निश GST CMP रेट, ये CMP रेट किसका है, GST की पेमेंट का। अगर आपने कॉम्पोजिशन लेवी का जो GST है उसकी पेमेंट अगर लगातार 2 क्वार्टर नहीं की, आपका EV बिल जो है वो हम ब्लॉक कर सकते हैं। बस ये पर ध्यान दो। और लास्ट वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो गया, अगर
रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो गया, उस केस के अंदर भी आप ईवी बिल जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे, आपका ईवी बिल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स आपके ईवी बिल वाले केस में निकल के आते हैं। सर टाइम लिमिट ऑफ काउंटिंग को मिडनाइट 12 बजे से काउंट करते हैं, बट नॉर्मली वो तुम्हें मिडनाइट वाला क्वेश्चन देगा नहीं, वो नॉर्मल तुम्हें किलोमीटर देगा, उस किलोमीटर के बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है मेनली, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो ये आपके मोटे मोटे पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट आपके ईवी बिल वाले केस में निकल के आते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? हाँ, या तो ब्लॉकिंग में से क्वेश्चन बनेगा, मैं दोबारा बोलूंगा, या तो ब्लॉकिंग में से क्वेश्चन बनेगा, या वैलिडिटी में से क्वेश्चन बनेगा, या फिर क्वेश्चन बनेगा कि हाँ भाई ईवी बिल कौन कौन से केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 3 क्वेश्चन मेन है बस ईवी बिल वाले केस में, और इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं तुम्हें दोबारा से इस बार के एग्जाम में देखने को मिल जाए, और कोई बड़ी बात नहीं तुम्हें देखने को ना मिले तो घबराने की बात नहीं। अगर बन गया तो फ्री के नंबर हैं, और अगर नहीं बना तो फिर अच्छी बात है, फिर नहीं बना तो क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। अब एक बार यहां पे आना, आपको मैं एक बार चैप्टर का ना इंडेक्स दिखाना चाहता हूं। यहां पे एक बार इंडेक्स देख लो जी, ये आपका इंडेक्स। अब यहां पे देखना, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया, सप्लाई ऑफ जीएसटी वाला। सर मल्टी मॉडल कार को विदाउट शिप में, हाँ मल्टी मॉडल कार को विदाउट शिप में 200 किलोमीटर है जी, 200 किलोमीटर। विद शिप में 20 है, विदाउट शिप में 200 है। सप्लाई अंडर जीएसटी वाला हो गया जी। उसके बाद फिर हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी के बाद हमारा ईवे बिल वाला चैप्टर जो है ये भी हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब यहां पे ये चैप्टर जो है ये वाला चैप्टर, उसके बाद फिर आपका ये वाला चैप्टर, उसके बाद फिर आपका ये वाला चैप्टर, पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर 1 2 3 4 और एक आईटीसी वाला। ये 5 चैप्टर हमें कवर करने हैं 13 अप्रैल को, जो हमारी मैराथन होगी। ये तो होंगे 13 अप्रैल को। ये 5 चैप्टर 8 घंटे हमारे पास होंगे, 8 घंटे हमारे पास होंगे। उस 8 घंटे में ये 5 चैप्टर हम बहुत बढ़िया तरीके से विद क्वेश्चन इसको रिवाइज करेंगे उस 8 घंटे के अंदर। अब सुनो, अब जो एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास में, जो मैं चैप्टर तुम्हें रिवाइज कराऊंगा वो चैप्टर मैं रिवाइज कराऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। तो कल वाली क्लास में हम टाइम ऑफ सप्लाई की रिवीजन करेंगे। क्या रिवीजन करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर की। तो आप सबसे निवेदन है कि कल की क्लास से पहले आपने टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पूरा अच्छे ढंग से पढ़ के आना है। ठीक है ना, कल की क्लास से पहले टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर आपने एक बार बढ़िया तरीके से देख के आना है कि टाइम ऑफ सप्लाई पे आपने रेगुलर बैच में क्या किया था। डन सर, जिस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल आता है वो रिवीजन में, हाँ तो रिवीजन मैं कहता हूं मैराथन और रिवीजन सेम मानो भाई। मेरी मैराथन मैराथन नहीं है, मेरी मैराथन इसी रिवीजन का ही पार्ट है। नाम उसका मैराथन है बट है वो इस रिवीजन का पार्ट ही है। मैराथन की जो टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक है। हाँ, अब सुदर्शन बैच वाली क्लास नहीं होगी, जब सुदर्शन बैच में आईटीसी वाला चैप्टर होगा तो हम सुदर्शन बैच को लाइव करेंगे। मैराथन रिकॉर्डेड मिलेगा, हाँ वो रिकॉर्डेड मतलब कुछ कह नहीं सकते, बट कोशिश करो लाइव अटेंड करने की। ठीक है जी। अब इसके वैसे इसके कुछ ईवे बिल वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है नहीं है, इसके कुछ क्वेश्चन तुम्हें खास ना देखने को मिलेंगे नहीं, मतलब 1-2 क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे शायद। इसका देखो अलग से दिया भी नहीं हुआ, इसके क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में दे रखे हैं, मतलब इसके ना अलग से क्वेश्चन भी नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतने बनता नहीं है ये। शायद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 वाले में शायद इन्होंने ईवी बिल वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ ये लो जी, ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 22 देख लो जी। ये देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखना जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देखना। इनकम टैक्स की मैराथन होगी? नहीं, इनकम टैक्स की मैराथन होने के चांसेस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इनकम टैक्स की रिवीजन कर चुके हैं।
ऑलरेडी हम इनकम टैक्स की रिवीजन कर चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो जी। बोलो जी, क्या इस केस में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है? क्या इस केस में सारे बच्चे लाइक कर दिया करो नालायकों, और कमेंट कर दिया करो। तुम्हारे हाथ बिल्कुल ही दर्द होते हैं क्या? लाइक और कमेंट करने तुमने छोड़ दिए हैं। बताओ क्या इस केस में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है? अब एक बात को बताना, वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपए की वैल्यू है। अब 40,000 रुपए की वैल्यू है, 7,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। 40 और 7 कितना हो गया? 47। अब 47,000 में 18% जीएसटी इंक्लूड कर दो, तो 47,000 में 18% अगर करेंगे तो 55,400 560 रुपए होगा। अब वैल्यू 50,000 से ऊपर है, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट होगी। नॉट मैंडेटरी क्यों कह रहे हो? आपको मैंने अभी तो कहा जीएसटी भी इंक्लूड करोगे। अरे मेरे नालायकों, एक बात मेरे को बताओ, 40,000 रुपए की वैल्यू है, 7,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 47। फिर 47 में जीएसटी एप्लीकेबल करोगे तो उसके बाद वैल्यू चेक करोगे ना। एग्जम्प्टेड सप्लाई तो है ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं इंट्रा हो इंटर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? 50,000 रुपए के बाद ईवी बिल जनरेट करना जरूरी होता है यार? हद है तुम्हारी यार, तुम तो भाई साहब अभी काम करके आ रहे थे पेपर के अंदर। 40,000 रुपए की वैल्यू, 7,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन, 47,000 रुपए, उसमें फिर जीएसटी इंक्लूड करना है, तो 47 में जीएसटी लगेगा 18%। वैल्यू 50,000 से ऊपर बन रही है, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट तो होगी ना उस केस में। तो यस, इस केस में जो है वो ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है। 100% हमें यहां पे ईवी बिल जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अगले पॉइंट पर आओ। यहां पे अब एक आधा क्वेश्चन और अगर ईवी बिल का मिल गया तो देख लेते हैं जी। ये लो जी, एक बार देखना क्वेश्चन नंबर 28 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28। अब यहां पे देखो जी, वैल्यू जो है इंटरस्टेट सप्लाई की 47,500, एग्जम्प्ट वैल्यू 2,000 है, तो एग्जम्प्ट वैल्यू 2,000 है, तो 2,000 तो इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 2,000 नहीं करेंगे, 6% है, तो 47,500 का 6% तो हो गया 50,350। अब वैल्यू 50,000 से ऊपर है, उस केस में हमें ईवी बिल जो है वो मैंडेटरी है, बस ये पर ध्यान दो। उस केस में क्या है, ईवी बिल जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि वैल्यू जो है वो 50,000 से ऊपर बन चुकी है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं जी। अगला पॉइंट देख लो, कह रहा है व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर वेयर देयर नो नीड ऑफ ईवी बिल। बताओ क्या वो सही कह रहा है? हेलो, क्या वो सही कह रहा है? कह रहा है अगर आप जॉब वर्कर को सामान भेज रहे हो तो तुम्हें ईवी बिल की नीड ही नहीं है। गलत कह रहा है भाई, बल्कि जॉब वर्कर वाले केस में अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है तो मैंडेटरी है, वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैंडेटरी है। ईवी बिल हमें जनरेट करना ही पड़ेगा वहां पे। तो झूठ कह रहा है, गलत कह रहा है जी। वहां तो मैंडेटरी है, वहां पे कोई लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है जी। ठीक है जी, देखो वही बात यहाँ पे लिखी है। और अगर मान लो इंट्रा स्टेट है, अगर सेम स्टेट में है तो फिर 50,000 रुपए की लिमिट है। इंटर स्टेट वाले केस में कोई भी लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है जी। बस यही है जी, ये 3-4 क्वेश्चन ही थे। तो ठीक है, बाकी हम मिलेंगे आज रात को 9 बजे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में। और उम्मीद करूंगा सारे के सारे बच्चे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। नहीं कर रहे वो तुम्हारा नुकसान है, कर रहे हो वो तुम्हारा फायदा है। तो हम मिलेंगे रात को 9 बजे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में, और फिर हम कल दोबारा से मिलेंगे 3:30 बजे, और कल हम चैप्टर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई वाला जी। ठीक है, चलो सर, अगर सैलरी में एनपीएस का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने दिया तो वो ऐड होगा क्या? बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि पर्क्स में तो एग्जाम लिखा है 7.5 लाख, 7.5 लाख तक टोटल मिला के एग्जाम्शन है। बट अगर परसेंटेज में है तो पहले हम ऐड करेंगे फिर उसकी डिडक्शन देंगे जी। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।
God bless you. Love you all. Bye bye. Take care. Thank you so much.